तो इस कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि हमारे सामने एक मास्टर मुंह बैठा होता है और उससे दूसरा व्यक्ति वी योना के बारे में सवाल पूछ रहा होता है। वो उससे कहता है कि मैं उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना चाहता हूँ ताकि हिस्ट्री में सब उनको याद रखें। तो फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो उसको बताना चालू करता है कि वी योहान एक बहुत बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट था, वो एक बहुत ही ईमानदार और सभ्यजनक आदमी था और उसे ना बुद्धा ने भेजा था हमारे पास यहाँ रहने के लिए। फिर वो सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि उनकी एवरीडे लाइफ कैसी थी, वो क्या क्या करते थे। तो वो बुद्धा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है उसका बिहेवियर, उसकी अपीयरेंस, और फिर वो बोलता है चल भाड़ में जा बेंचो चूतिया, मेरे को नहीं बताना। वो बोलते है क्या हुआ, और इतने में हम देखते हैं कि उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। वो बोलता है, जो उसने बाहर फेंकता है, वी योना वो, वी योना दिस, भाड़ में जाओ उस बकवास बंदे से, दफा हो जाओ यहाँ के यहाँ। वो बंदा जिसको बाहर फेंक दिया होता है वो हैरान होकर देख रहा होता है ये क्या हुआ, ये क्या बकचोदी है। असल में वी योना एक लेजेंडरी फिगर था जिसने कयोस के टाइम से धरती को निकाला है। वो बहुत ही तगड़ा मार्शल आर्टिस्ट था और कुछ लोग तो उसे उसकी उदारता के लिए जानते हैं, पर पता नहीं क्यों सब उसके बारे में कुछ भी बताने से कतराते हैं। पर एज ए हिस्ट्रियन ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है कि मैं सारे हिडन फैक्ट्स पता लगाऊं और उसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड करूं, और इसलिए मुझे सच्चाई का पता चलेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुढ़ा सा बंदा हंस रहा होता है। वो बोलता है क्या तुम्हें शाओलिन और वो पेंग क्लैन ने वहां से भगा दिया। और ये जो बंदा होता है ये होता है बैगर सेट का डिवाइन मैड डॉग। हिस्टोरियन बताता है कि जैसे मैंने यूनोहो का नाम लिया उन्होंने मेरे को तुरंत भगा दिया। तो वो बैगर सेट का बोलता है क्योंकि ये तो होना ही था। वो पूछता है ऐसा क्यों। तो फिर वो बताता है ये 100 साल पुरानी बात है। तो फिर हमें राइटर पास्ट में ले जाता है और वहां पे हमें दिखाता है एक बच्चा आराम कर रहा है, लेटा हुआ है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है और ये बंदा है वी योना 12 साल का। पर वो ना बहुत ही आलसी बच्चा होता है, वो बस पड़े रहता है और जैसे ही शाम होती है वो सोचता है यार मैं कल से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करूंगा, आज मैं आराम करता हूँ, और वो फिर बेड पे पड़ जाता है। और इतने में उसके फादर आ जाते हैं गुस्से में, जो कि पैट्रियार्क होते हैं वी क्लैन के। वो बोलते हैं नालायक आलसी, पूरा दिन तू पड़ा रहता है, जाके ट्रेनिंग क्यों नहीं करता मार्शल आर्ट की। इतना तो कोई भालू भी पड़ा रहता है, वो भी थक जाता है। वो बोलता है इसलिए तो मैं बीच बीच में उड़ जाता हूँ, पर जैसे ही मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने जाता हूँ वैसे ही यार सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो मेरा मन नहीं करता। तो उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे उछाल के वो बेड से पटक देते हैं नीचे। वो बोलते हैं तेरे को तो मैं सुधार के ही रहूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं वो टेंशन में अपने ऑफिस में बैठा होता है और उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं जो बांग, वो आके बोलते हैं क्या ये सेकंड मास्टर की वजह से आप टेंशन में बैठे हो क्या। वो बोलता है उसके अलावा और कौन हो सकता है, पर इसमें मेरी भी गलती है। जब वो 2 साल का था मेरे को अचानक से पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से निकलना पड़ गया था और मेरे को लगा था मेरा काम 2 साल में हो जाएगा, पर बाकी सारे इंसिडेंट्स की वजह से मेरे को 8 साल लग गए आने में। और जब मैं वापस आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने देखा था मेरी प्यारी सी वाइफ जो थी वो बिल्कुल एक टाइगर जैसी खतरनाक बन गई थी, और मेरा बेटा जिससे मेरे को उम्मीद थी वो मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, वो बिल्कुल ही एक आलसी आदमी बन चुका था। उसका एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है बे आप चिंता मत करो, अभी भी उसको सुधारने का एक तरीका। वो बोलता है क्या, तो वो बोलता है आप भूल गए क्या 3 साल हो गए उसके वापस आने का टाइम हो गया एकेडमी से। वो बोलता है अच्छा वो वी योना वो जो लिटिल ब्रैट वो सिर्फ उसी से डरता है। तो वी योना को अचानक से चिल्स विल्स आने लगते हैं कि मेरे को कौन याद कर रहा है, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका बड़ा भाई वी सानो खड़ा था। उसको देख के वो डर जाता है और इतने में उसका बड़ा भाई पूछता है तो कितनी देर से आराम कर रहा है बे। वो बोलता है मैं सुबह सुबह ट्रेनिंग करके आया था और मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था, ज़्यादा देर नहीं हुई। हाँ हाँ मैंने सुबह सुबह ट्रेनिंग करी थी। वो ऐसे कपकपाते हुए डरते हुए बोलता है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है अच्छा तुमने ट्रेनिंग करी थी। वो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है चलो मेरे को एक टेक्निक दिखाओ, और वो जो कैंडल जल रही है उसकी फ्लेम को 2 हिस्सों में काट के दिखाओ। वो बोलता है अभी हम घर के अंदर है, ये खतरनाक हो सकता है। वो बोलता है जल्दी से कर जो मैंने कहा है फटाफट। तो वो डर के मारे फिर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है। वो अपनी स्वॉर्ड इधर उधर घुमाता है और वो टेक्निक यूज करके कैंडल को काटने की कोशिश करता है, पर वो मिस कर देता है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है ये क्या चुचाप है, 3 साल में बंदा स्वॉर्ड टेक्निक को इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाता है और तू तो उससे भी बदतर हो गया है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उनकी पूरी फैमिली डिनर टेबल पे बैठी होती है। उसके फादर उसके बड़े भाई से पूछते हैं कि मार्शल एकेडमी में तुम्हारी ट्रेनिंग वगैरह कैसी चल रही है, कोई इशू वगैरह तो नहीं है। वो बोलता है ट्रेनिंग वगैरह तो सब बढ़िया चल रही है, बस यहाँ पे सिर्फ एक ही इशू है वी योना। वो बोलते हैं योना, हाँ। वो बोलते हैं मेरे इसको भी मेरे साथ मार्शल एकेडमी भेजो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है कि मेरे को मार्शल एकेडमी जाना पड़ेगा क्या। फिर वहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम पे आ जाते हैं। वो बोलता है कि यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो वी योना जो इतना आलसी है वो आगे जाके इतना ताकतवर और इतना मशहूर बनेगा जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी योनो को ना चाहते हुए भी मार्शल एकेडमी के लिए निकलना पड़ता है और फिर उसकी जो छोटी बहन होती है वो रो रही होती है, वो बोलती है उए उए बिग ब्रदर मेरे को छोड़ के मत जाओ, और उसके पेरेंट्स खुशी खुशी बोलते हैं आप मर्द बन के वापस आना। और ऐसे ही दोनों भाई मार्शल एकेडमी की जर्नी पे निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में उसका भाई बोलता है और कितना टाइम लगेगा, मैं मार्शल एकेडमी पहुंचने पे इस घोड़े पे बैठे बैठे मेरी पीठ दर्द हो गया है। उसका भाई बोलता 10 दिन लगेंगे अभी, और वो बोलता 10 दिन, सच में 10 दिन, मैं मर जाऊंगा इतने में। वो बोलता वैसे तो 5 दिन लगते पर तेरी वजह से 10 दिन लगेंगे। वो बोलता मैंने पहले ही कहा था मेरे को घोड़ा वोड़ा चलाना नहीं आता, पर तू जबरदस्ती मेरे को खींच के ला रहा है यहाँ पे। वो बोलता मैं तेरे को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि तूने पूछा। और फिर वो इसको इशारा करते हुए कहता है ब्रदर वो देखो वो पेड़ है, वहां पे कुछ और आदमी भी रेस्ट कर रहे हैं, तो चलो वहां चल के रेस्ट करते हैं वरना मैं मर जाऊंगा सच में। तो उसके ब्रदर को ये सुन के अजीब लगता है, तो वो पास जाके देखता है कि वहां पे कुछ लोगों की डेड बॉडीज वगैरह पड़ती है, और वो बोलता है कि ये लोग आराम नहीं कर रहे, पागल आदमी, ये मर चुके हैं, इनको किसी ने मार डाला है। वो सुन के वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। और फिर वो उनको चेक करता है उसका बड़ा भाई उनकी बॉडीज को, और फिर वो बोलता है कि ये टेक्निक तो फ्लावर इंडल्जिंग पाम है, ये तो वो रेपिस्ट जिसका नाम सियो जू एक है उसका काम है, वो इधर उधर बुरे काम करता है। वो उसका भाई पूछता है रेपिस्ट, क्या यहाँ पे कोई रेपिस्ट है हमारे आसपास? वो बोलता है वो जो माउंटेन पे लड़कियां चढ़ती है वो उनके पीछे लगता है, इन आदमियों को देख के भी लगता है कि इनको एम्बुश करा गया है, तो जरूर कोई लड़की खतरे में, मेरे को उसको बचाना होगा। और ये कहते ही उसका बड़ा भाई बड़ी स्पीड से उछल के वहां से चला जाता है, और वो चिल्लाता रहता है ब्रदर रुको रुको, मेरे को इन डेड बॉडीज के पास छोड़ के जा रहे हो, बेवकूफ रुक जा। पर वो उसका भाई बिना रुके वहां से चला जाता है। योनो वहां पे उसका काफी देर इंतजार करता है और फिर चिल्लाता है झूठे आदमी तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, अगर तुम्हें इतनी देर लगनी थी तो मुझे भी अपने साथ ले जाते। फिर वो सोचता है यार मेरे भाई के साथ कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो बोलता है नहीं नहीं वो काफी ताकतवर है, वो संभाल लेगा। फिर अचानक से उसे शेर के गुर्राने की आवाज आती है, वो डर जाता है। वो बोलता है मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए वरना ऐसा ना हो कि मैं यहाँ शेर का घाना बन जाऊं। और इतने में बिजली कड़क पड़ती है, तड़क 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 तड़क, और वो अचानक से सहम जाता है ये क्या हो गया। और फिर वो अपने घोड़ों को पकड़ता है और आगे बढ़ने लगता है कि इतने में बारिश भी होने लगती है, तूफान सा आने लगता है। तो वो अपने घोड़ों को चढ़ाई पे चढ़ाने की कोशिश करता है, वो धक्का मारता है पीछे से घोड़ों को कि चलो चलो ऊपर, पर उसका घोड़ा बिदक जाता है और उसे लात मारता है वो पीछे, वो नीचे आके गिरता है थोड़ा सा वो क्लिफ से। और वो अचानक से देखता है कि यार यहाँ पे तो एक गुफा सी है। वो बोलता है बढ़िया है मेरे को गुफा मिल गई। इतने में उसके घोड़े भी नीचे आ जाते हैं, तो वो उन्हें वहां बांध देता है। वो बोलता है मैं इन्हें मार भी नहीं सकता, और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये क्या बकचोदी हो रही है मेरी जिंदगी में। और फिर वो वहीं लेट जाता है, बोलता है सब कुछ भाड़ में जाए, मैं तो सो रहा हूँ, मेरे को किसी की अब कोई टेंशन नहीं है। फिर उसे याद आता है यार कहीं उसका ब्रदर कोई ज्यादा मुश्किल में ना हो। फिर वो बोलता है नहीं नहीं वो काफी ताकतवर है, वो संभाल लेगा। और फिर उसकी आंख लग जाती है, गहरी नींद में वो सो जाता है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि एक मिस्टिक सा हो रहा है, उसको चारों तरफ से रैप कर लेता है और वो हवा में उड़ने लग जाता है और वो किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। अचानक से फिर उसकी आंख खुलती है, वो बोलता है मैं रुड़क रुड़क के कहीं उसी गुफा के बहुत अंदर तक तो नहीं आ गया। तभी उसे आवाज आती है फेटेड ह्यूमन, और फिर वो डर जाता है, वो चौंक जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर वो देखता है एक रोशनी से आवाज आ रही है, वो उस रोशनी से आवाज आती है मेरी रेडिएंट स्वॉर्ड के सक्सेसर, मुझे तुम्हारा इंतजार था। फिर वो पूछता है कि इस रोशनी से आवाज आ रही है, तो वो रोशनी बोलती है हाँ मेरे से ही आवाज आ रही है, मैं एक ट्रांसजेंडर्ड बीइंग हूँ जो इस दुनिया से अब जा चुका हूँ, सिर्फ अभी मेरी इस दुनिया में इच्छा बाकी है, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम इस दुनिया पे राज कर पाओगे। वो डर जाता है, वो बोलता है भूत भूत। वो बोलती रोशनी बोलती है मेरे से डरो मत, मैं पहले से ही मर चुका और मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ, सिर्फ मेरी इच्छा है, उसको ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास चीजें तैयार करी हैं तो उसे बिना किसी डाउट के स्वीकार करो। तो वो सोचता है कि ये हेवंस ने मेरे लिए मौका दिया है, मेरी अच्छाई को देखते हुए मैं अब काफी ताकतवर बन पाऊंगा। तो वो रोशनी बोलती है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड की टेक्निक्स वगैरह सिखाऊंगा, तुम उसे मास्टर करो और उसे अपनी टेक्निक बना लो। अगर तुम यहाँ पे 30 साल ट्रेन करोगे बढ़िया से तो तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। वो 30 साल सुन के बोलता है 30 साल? वो फिर रोशनी को बोलता है ये मेरे लिए नहीं है, तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं यहाँ इस गुफा पे 30 साल 20 साल नहीं रहने वाला। वो बोलता है मुझे नहीं लगता ये मेरी किस्मत है, तो तुम किसी और को ढूंढ लो। और वो वहां से भागने लग जाता है, तो अभी पीछे से आवाज आती है रुको। और वो जो लाइट सी स्पिरिट सी होती है ना, वो एक बुढ़े से आदमी में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम होता है बेक मुहान। और फिर वो बोलता है तुम एक स्कैमर। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को एक स्कैमर बोलने के लिए? वो बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारे पास कोई बॉडी नहीं है पर तुम तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। वो बोलता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा था, ये एक्चुअली एक स्पिरिट है, ये मेरी कोई असली बॉडी नहीं है। वो बोलता है स्पिरिट जिसकी बॉडी
बॉडी नहीं है, और फिर वो एक घूसा मारता है उसको और वो पीछे गिर जाता है। वो बोलता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो बोलता है तुम भूत हो भूत। वो बोलता है भूत? अरे पागल आदमी, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। इसे स्पिरिट ट्रांसमिशन आर्ट्स कहते हैं, और ये एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं ना, सिर्फ वही परफॉर्म कर सकते हैं। वो बोलता है इसी को भूत कहते हैं। वो बोलता है मैं भूत नहीं हूँ। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना ही पड़ेगा। वी यूना बोलता है कि मेरे बस की नहीं है, कोई टेंटम वेंटम थ्रो मत करो, ये फालतू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो फिर वो अपनी पावर से एक बहुत थिक वॉल खड़ी कर देता है उसकी आंखों के सामने, और फिर वो बोलता है अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। तो वी योना बोलता है चलो देखते हैं, और फिर वो अपनी एक तलवार निकालता है और वो उस दीवार पे मारने लग जाता है। वो बोलता है कि तो तुम क्या कर रहे हो? बोलता है मैं यहाँ पे एक छेद कर रहा हूँ और फिर मैं ये छेद से चला जाऊंगा। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये क्या 1-2 दिन में टूट जाएगा? वो बोलता है नहीं, इसको अगर 1-2 साल भी लगे पर मैं इसे तोड़ूंगा। वो बोलता है 1-2 साल तुम ये करने को तैयार हो? वो बोलता है ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता जो मेरे से 30 साल मांग रहा है। वो सोचता है यार मैं इसको मार भी नहीं सकता। वो बोलता है चलो मैं तुम्हें 20 साल में सिखा दूंगा। वो बोलता है ना ये भी बहुत ज्यादा है, मैं 3 साल। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मार्शल आर्ट बच्चों का खेल है, तुम 3 साल में सीख जाओगे? सबसे बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट जिसमें बिल्कुल टैलेंट होता है वो भी नहीं सीख सकता। वो बोलता है चलो फिर ये मेरे लिए नहीं बना। तो वो बुड्ढा बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है चलो 5 साल, मेरे को 5 साल दो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बनाऊंगा। वो बोलता है ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो आराम से खराटे मार के सो रहा होता है, और वो बुजुर्ग जो होता है वो चिल्लाता है अरे उठ जा चूतिया आदमी, ये कितना सोएगा तू? वो बोलता है क्या तुम थकते नहीं हो? इंसानों को सोना होता है। अरे मैं तो भूल गया था तो तुम मरे हुए हो। बेक म्यूहन अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है और दांत पीसते हुए बोलता है अच्छा ठीक है जो भी है। और फिर वो बोलता है चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आखिरकार उसे इतने सालों बाद एक डिसाइपल मिला, पर वो भी एकदम आलसी आदमी। और फिर वो उस पर चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे ना तो 5 साल नहीं तुम्हें 50 साल लग जाएंगे मार्शल आर्ट सीखने में। वो बोलता है कोई आसान तरीका नहीं है क्या? इस बात पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है मैं सॉरी हूँ पर इससे ज्यादा कोई आसान तरीका नहीं है। और वो मन ही मन सोचता है अगर मेरे पास मेरी बॉडी होती ना तो मैं इसे यहीं पीट डालता बढ़िया से इसको। ना बोलता है कि मास्टर जैसे तुमने अपनी पावर से दीवार गिराई थी, तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है कि तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल करके मेरे को फटाफट मार्शल आर्ट सिखा दो? और फिर बेक म्यूहन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो पूछता है मास्टर आप इतने जोर जोर से हंस क्यों रहे हो? फिर वो एक पत्थर हवा में उड़ाता है और उसकी तरफ दे के मारता है। वो बोलता है अभी तक मेरे को लगा था मेरे पास बॉडी नहीं है पर मैं ये पत्थर तो यूज कर सकता हूँ। और ये सुन के वी यूना की बिल्कुल ही फट जाती है। और इसके बाद बेक म्यूहन वी यूना को दिन रात ट्रेनिंग देना शुरू करता है और वो उस तलवारबाजी भी सिखाना शुरू करता है। और वो ना उसको उसकी ड्रीम में भी अपनी मिस्टिक आर्ट की मदद से ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जिससे वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट वगैरह हो जाता है और जिंदगी उसके लिए तलवार बन जाती है बिल्कुल ही। और उसका आलसपना भी खत्म हो जाता है और ऐसे ही 5 साल निकल जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो उस केव से बाहर निकलता है पहली बार इतने दिनों में। गुफा से निकलने से पहले राइटर हमें एक दिन पहले लेके जाता है जहाँ पे वो हमें दिखाता है कि ये सो रहा होता है। तो उसका मास्टर उसे बुलाता है कि योनो इधर आओ, मेरे को तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो बोलता है मास्टर अभी रहने दो ना, मेरे को सोना है। वो बोलता है अभी आओ, मेरे को कुछ ज़रूरी ही बात करनी है। और फिर वो उसको बताना चालू करता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मार्शल आर्ट के लिए दे दी, इसके लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, उनकी कदर वदर नहीं करी। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरे को ढूंढने क्यों नहीं आए मेरे लेगेसी के लिए। और तुम्हारे साथ रह के मैंने सारे इमोशंस, प्यार, स्नेह, गुस्सा करना सब सीख लिया। और मैंने एक बात समझी है कि सिर्फ स्वॉर्ड के दम पे सारी लाइफ नहीं जी जा सकती। तो योनो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे कि तुम जाने वाले हो, कि तुम्हारा कोई आखिरी दिन हो। तो फिर वो योनो को कहता है कि हाँ मेरा टाइम आ चुका है। तो योनो चिल्ला के बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो मेरे को 30 साल ट्रेन करने वाले थे, अभी तो सिर्फ 5 ही हुए हैं। तो फिर वो बताता है कि मैंने जो तुम्हें एलेक्सर दिया था ना, मेरी बची हुई इंटरनल क्यू से ही बना था। तो अब मेरा अलविदा कहने का समय आ चुका है, अब जाओ तुम बाहर जाके दुनिया जियो और जो गलतियां मैंने करी थी वो तुम बिल्कुल मत करना। और बेशक दुनिया मेरे को याद ना रखे पर तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप से मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। वो बोलता है मास्टर अभी मत जाओ, मेरे को अभी तुमसे बहुत कुछ सीखना है, सिर्फ एक दिन और रुक जाओ। और वो चिल्ला ही रहा होता है। तो उतने में उसके मास्टर वहां से गायब हो जाता है। तो फिर वो गुफा से बाहर आता है और वो रोने लगता है कि मास्टर आपने मेरे को बताया होता तो मैं काश कुछ और ज्यादा कर पाता। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। वो जब अपने कपड़े उठा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके मास्टर
मास्टर ने उस पर आखिरी कुछ मैसेज लिखा हुआ, और समराइज के तौर पे मैं बता दूं तो उसमें लिखा हुआ था कि तुमने मार्शल आर्ट तो जल्दी जल्दी में 5 साल में सीख लिया है, पर अभी भी वो पूरे नहीं है और वो अधूरे हैं। और वो जो इनर की पिल दी थी ना वो उसके मास्टर ने, वो इसलिए दी थी ताकि उसकी इनर एनर्जी बढ़ जाए, पर उसकी जो बाहर की बॉडी है वो उसे मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उसकी इनर एनर्जी बढ़ती रहेगी। अगर वो ट्रेनिंग छोड़ देगा ना तो उसका शरीर फट जाएगा। तो इस पर वो गुस्सा हो जाता है, इसीलिए उसको जाने की इतनी जल्दी थी। उस मेरे मास्टर को यार क्या चूतियापा करके गया, मेरे को रोज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वरना मैं मर जाऊंगा। और उसके मास्टर वो जगह भी लिख के गए हैं जहाँ पे तुम्हें हर बार जाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर सको। और फिर हम देखते हैं पीछे वो गुफा में जब वो चला जाता है, उसके मास्टर की वो परछाई सी स्पिरिट सी वापस आ जाती है और वो हंस रहा होता है कि मैं तेरे को ऐसे ही थोड़ी तेरे घर जाने दूंगा, आराम से जो मार्शल आर्ट सिखाया तू दुनिया घूम, अपने मार्शल आर्ट बढ़ा, पर जो भी टाइम मैंने तेरे साथ स्पेंड करा था वो बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो डिसअपेयर हो जाती है उसकी स्पिरिट वहाँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो एमसी अपना थका हारा बेचारा पैदल चलते चलते किसी तरह अपनी लोकेशन पे पहुंचा, और वहाँ उसे वो बैगर सेक्ट का ब्रांच लीडर मिला जांगली, और वो उससे पूछता है इस जगह का नाम काफिंग है क्या। वो बोलता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें मेरे को पहले पैसा देना पड़ेगा, चाहे तुम बेशक मेरी बिरादरी की हो। वो बोलता है तुम्हारी बिरादरी की क्या, मैं तुम्हें भिखारी दिख रहा हूँ। वो बोलता है दिख तो रहे हो बिल्कुल ही भिखारी, और तुम्हें पैसा देना होगा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलती। और एमसी की बिल्कुल ऐसी शक्ल देख के वो उसको बोलता है तो या तुम मेरे साथ काम करोगे, तुम्हें देख के तो लगता है तुम्हें कोई भी भीख दे देगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो सही में उसके साथ काम भी करने लगता है, और वो एक दिन में इतना कमा लेता है वो कि 1 साल की इस ब्रांच का कोर्स तुमने सिर्फ आधे दिन में निकाल लिया। वो गॉड ऑफ वेल्थ आ गया हमारे पास, और वो खुशी से पार्टी वार्टी करने लगते हैं। तो फिर एमसी उसे उन जगहों के नाम बताता है जहाँ उसे जाना होता है कि इनका पता लगाओ। तो वो बोलता है कि मेरे को 7 दिन का टाइम दो, मैं पता लगाऊंगा। फिर एमसी कहता है मेरे पास और कोई जगह तो है नहीं रुकने के लिए, तो 7 दिन में यहीं रुक जाता हूँ। तो वो भी कह देता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन देखते हैं कि उसके दूसरे साथी आते हैं भिखारी के, वो बोलते हैं जल्दी हमारे साथ चलो लीडर, कोई दिक्कत हो गया। वो बोलता है क्या हुआ, तो फिर वो उसे लोकेशन पे ले जाता है। वहां देखते हैं कि उसके साथी भिखारियों को गालियां दे रहे हैं और एमसी के ऊपर पैसा बरसा रहे हैं कि देख के कि किसी भिखारी को भिखारी बनना है तो इस जैसा दिखो, तुम्हारे जैसा कोई भिखारी भिखारी थोड़ी ना होता। ये देख के वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है उनका ब्रांच लीडर। एमसी बोलता है पैसा कमाना कितना आसान है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम एमसी आराम से लेटा हुआ है नीचे, और वो बैगर सेक्ट के लीडर को हुक्म दे रहा होता है कि मेरे लिए पानी लेके आओ। तो वो बैगर सेक्ट का ब्रांच लीडर उसके लिए पानी मंगवाता है अपने दूसरे साथियों से, और फिर वो बोलता है अरे पानी ठंडा नहीं है, ये तो बिल्कुल गर्म है। तो फिर वो बोलता है जाओ इसके लिए ठंडा पानी लेके आओ। एमसी बोल पड़ता है यार मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। तो फिर वो उसकी कमर भी दबाने लगता है, और मन ही मन सोचता है यार मैंने क्या पाप कर लिए थे, अरे मैं ब्रांच लीडर हूँ, कोई इसका नौकर थोड़ी हूँ जो इसकी सेवा पानी करनी पड़ती है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन कब आएगी। तो इतने में उसका एक साथी आके बोलता है कि लीडर लीडर मैं इन्फॉर्मेशन ले आया। तो फिर वो कागज वो एमसी को पकड़ा देता है, वो पढ़ने लगता है। वो बोलता है इतनी सी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम मेरे से पैसे मांग रहे थे, यही तुम्हारी औकात है क्या। वो बोलता है क्या कहना चाह रहे हो। तो वो उससे इन्फॉर्मेशन का पेपर लेता है और पढ़ता है। वो बोलता है यार कहाँ फंस गया, इसने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी ये तो उसकी आधी है। तो फिर वो उसको हाथ पकड़ के उसे हाउस एक्ट की ब्रांच लीडर गुई नांग नांग के पास ले जाता है। वहां उससे देख के वो बोलते हैं कि ये बैगर सेक्ट का कुत्ता आज मेरे दरवाजों पे क्या कर रहा था। एमसी उसको छेड़ के बोलता है तेरा टाइटल कुत्ता है कुत्ता। तो फिर वो बोलता है कि मैडम मैं यहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। वो बोलती है हम दोनों तो राइवल है, तू मेरे से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया। अच्छे से एमसी उसे कुत्ता कुत्ता कह के छेड़ रहा था। वो बोलता है मैडम मैं अपने लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं आया, मैं आपके लिए देखो ये क्लाइंट लेके आया हूँ। तो फिर वो उसको ऊपर से नीचे तक देखती है एमसी को, और बोलती है एक भिखारी सेक्ट का होके तू मेरे पास उसको लेके आया इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या तू मेरी बेइज्जती करना चाह रहा है या मेरे को जानबूझ के उकसा रहा है। और वो कुछ भी हो हम भिखारियों को इन्फॉर्मेशन नहीं बेचते यहाँ पे। वो फिर एमसी बोल पड़ता है मैं कोई बैगर सेक्ट का नहीं हूँ। फिर वो बोल पड़ती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी, मेरे को तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा, अगर तुम मेरे को ऐसे ही उकसाते रहे तो दफा हो जाओ यहाँ से। तो एमसी बोल पड़ता है कि हाउस सेक्ट तो एक इंटेलिजेशन है ना, और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं बैगर सेक्ट का हूँ या नहीं हूँ। लगता है तुम ऐसे ही लोगों को घटिया इन्फॉर्मेशन दे के जिंदा रह रही हो, पैसे कमा रही हो, अगर तुम्हें बेसिक्स भी नहीं पता। तो वो आवाज लगाती है गोंग मुंह मेरे को बताओ कि ये कहाँ का है। तो वो बोलता है हमें ये तो नहीं पता ये कहाँ का है, पर ये बैगर सेक्ट का तो नहीं है। तो एमसी फिर स्मर्क करके वो बोलता है देख लिया मैं नहीं हूं ना, तो अब तो मेरे को इन्फॉर्मेशन बेच सकती है। वो बोलती है नहीं मैं तुम्हें नहीं बेचना चाहती, दफा हो जाओ यहाँ से। वो बोलता है तुम्हारे में तो बिजनेस माइंडसेट भी बिल्कुल नहीं है, उसको छेड़ते हुए।
और वो उसको उकसाते हुए और बोलता है कि मेरे को तो लगता है हाउस एक्ट अब ज़्यादा दिन टिकने भी नहीं वाला, तो चलते हैं यहाँ से। तो वो बोलती है कि अपना मुंह संभाल के बात करो, अगर तुम अपने टुकड़े टुकड़े होते नहीं देखना चाहते। वो बोलता है मैं गलत तो कुछ नहीं बोल रहा, ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत। तो वो गुस्सा हो जाती है और वो बोलते हैं गोंगमू ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, जाओ इसको सबक सिखाओ। तो वो उस पर चार्ज कर देता है एमसी पे। एमसी बस एक घूसा मारता है और वो नीचे ज़मीन में धंस जाता है। ये देख के वो बूढ़ी औरत भी हैरान हो जाती है। वो फिर बोलती है कि मेरे को नहीं पता था तुम मार्शल आर्टिस्ट हो और एक हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट भी हो सकते हो, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। तो वो बोलता है कि ये मेरा बस इंस्टिंक्ट था, वो चल गया बस मेरे हाथ से। और फिर वो जो ओल्ड लेडी होती है वो बैगर सेक्ट को देख के बोलती है मेरे को नहीं लगता तुम अच्छे इरादों से यहाँ पे आए हो। वो बोलता है मैं किसी बुरे इदारे से या लड़ने वड़ने यहाँ नहीं आया, बैगर सेक्ट जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बोलती है चलो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास तो कर लेती हूँ, पर तुम जरूर जानते हो कि अनऑर्थोडॉक्स ऐसे तो नहीं जाने देते, खून के बदले खून, दांत के बदले दांत, तो तुम ऐसे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेती है और वो चिल्ला के बोलती है फोर शैडोज आ जाओ। और वहां पे 4 अट्टे कट्टे आदमी आ जाते हैं। तो एमसी बोलता है क्या तुम मेरे को मारना चाह रही हो या सिर्फ मेरा फ्लैश लेना चाह रही हो। वो बोलता है खून के बदला खून होगा। और वो अपने साथियों को बोल देती है फोर शैडोज अटैक, और वो सारे एमसी पे चार्ज कर देते हैं। पर वो एमसी के सामने कहाँ ही टिकने वाले थे, सब एक एक घूसे में ही लिपट जाते हैं नीचे। ये देख के वो बुढ़िया तो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। फिर एमसी बिल्कुल अपनी शर्ट वर्ट खोल के बोलता है क्या तुम अभी भी मेरे को मारना चाहती हो, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो बुला लो और जिनको भी बुलाना चाहोगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे वाले आइकन को ऑल पे। सायोनारा दोस्तों।